अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब। आपका प्रोग्राम में हमें फवाद चौधरी साहब भी ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। आज हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम और ज़ेरे एहतमाम जो प्री बजट इकॉनॉमिक कॉन्फ्रेंस है उसका इनेकाद किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ख़ुद भी इसमें शरीक हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब ने नवीद दी कि पेट्रोलियम की कीमतों में थोड़ा और इजाफ़ा होगा। महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन हम ये देख रहे हैं जो बिलखुसूस अपोजिशन की जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके दबाव के बाद इरशाद साहब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब कोई दबाव डाला जाएगा जिसका रिलीफ़ नतीजा जो है रिलीफ़ की सूरत में वो आवाम को मिलेगा। लेकिन हकीकी आज़ादी बज़ाहिर लग रहा है कि उनकी पहली तरजीह है। ये जो आज कॉन्फ्रेंस हो रही है इसमें नेशनल डायलॉग का बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है। सवाल ये है इरशाद साहब कि PTI क्या इस डायलॉग में शामिल होगी? अगर वो नहीं होगी तो इस डायलॉग की क्या अहमियत और हैसियत रह जाएगी? देखिए, पहली तो चीज़ ये है कि इकॉनमी के हवाले से जो एक तजर्बाकार टीम हमें बताई भी जाती थी, हम समझते भी थे कि इस जमात के पास, मुस्लिम लीग के पास इसहाक डार साहब हैं, जनाब आसन इकबाल साहब हैं, खुरम दस्तगीर साहब हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, मुसद्दिक मलिक हैं और शाहिद खाकान अब्बासी हैं। ये इकॉनमी के लोग हैं, किसी सेक्टर से इनका ताल्लुक़ है। तो इनकी मौजूदगी में ये होगा कि जब ये आएंगे तो कम अज़ कम जो महंगाई की लहर है इस पर ये काबू पाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन्होंने उस लहर को मज़ीद बढ़ा दिया है। अब ये समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। क्या ये IMF का दबाव है सिर्फ, या कोई इसके पीछे और अवामिल हैं, कार फरमा हैं। वरना इतनी तो कभी भी नहीं हुआ। पहले भी इक़्तिदार में आते थे तो जहाँ मामलात पहुँचे होते थे वहाँ रोक लेते थे। लेकिन ये अब आज अच्छा गैर संजीदगी का ये आलम है कि मिफ्ता साहब कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बिज़नेसमैन के साथ, इकॉनमी के लोगों के साथ, और मसला ये है कि इकॉनमी को किस तरह बेहतर करना है। और वहाँ गैर संजीदा अंदाज में तमस्खर उड़ाते हुए कहते हैं पेट्रोल की कीमत तो मज़ीद बढ़ानी पड़ेगी, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि पेट्रोल पंप्स पे लाइनें लग गई हैं, सप्लाई रोक ली गई है। अब ये नेशनल डायलॉग भी अगर इसी तरह का गैर संजीदा अमल है, वो उसने कहा था कि इट्स इकॉनमी स्टूपिड, यानी इकॉनमी के साथ इस तरह से मजाक हो रहा है और पता ही नहीं चल रहा। अब ये नहीं मालूम कि ये मिफ्ता इस्माइल साहब की पॉलिसी चल रही है या जनाब इसहाक डार साहब ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मिफ्ता साहब के खिलाफ उनकी जमात के अंदर से भी तो आवाज़ें उठ रही हैं इरशाद साहब। अब देखिए कल जो कैसर अहमद शेख साहब हमारे चैनल पे उन्होंने क्या कहा, फिर आज उन्होंने अपनी बात को इंडोज किया। इसहाक डार साहब को लोग ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं। नहीं, लेकिन मसला ये है कि बेसिक जो ड्राइविंग सीट है वो मिफ्ता साहब के पास नहीं है, वो तो जनाब शहबाज शरीफ साहब के पास है या नवाज शरीफ साहब के पास। वो क्यों नहीं मिफ्ता साहब को रोक रहे, और क्यों नहीं वो जो प्लान हम दिसंबर जनवरी में सुन रहे थे कि तैयार कर रहे हैं जनाब इसहाक डार साहब, वो प्लान कहाँ है? हमें तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। अब नेशनल डायलॉग जो है वो सिर्फ ऐसी बात तो नहीं है कि आप किसी जलसे में खड़े हो के किसी तकरीब में कह दें कि जी नेशनल डायलॉग होना चाहिए। उसके लिए बाकायदा एफर्ट करनी पड़ेगी आपको। उसका सिर्फ स्टेक होल्डर इमरान खान तो नहीं है जी, या इत्तेहादी हुकूमत नहीं है। जो जनाब शहबाज शरीफ साहब का एक थीम है या जो एक आइडिया है, जो प्लान है, उसमें तो वो कहते हैं कि जी जो इदारे हैं, अदलिया है, फ़ौज है, उनको भी साथ बिठाया जाए और लोग जो हैं उनको बिठाया जाए और एक तय किया जाए। बात उनकी ठीक है, लेकिन उसके लिए पहला कदम आपने क्या उठाया है? अभी तक हमें उसकी तरफ कोई पेश ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इरशाद साहब। आज आप देखें कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इतना तकरीबन जो 40 से 45% इजाफा हुआ, उसके बावजूद डॉलर आज रिकॉर्ड सतह पे 204 रुपये पे इंटर बैंक में ट्रेड हुआ है। अब वो डॉलर की कीमत भी नीचे नहीं आ रही। लेकिन मेरा एक और भी सवाल है, देखें अल्टीमेट पिस तो अवाम रहे हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब और उनकी जमात, ये हकीकी आज़ादी की तहरीक के पीछे लगे हुए हैं। आप पहला लॉन्ग मार्च लेके आए थे, बलंगो बांग दावे, 20 लाख लोग और हम आज़ादी लेकर उठेंगे, और उसके बाद अब वो तहरीक जो है वो उनकी पहली तरजीह है। ये जो बेसिक कोर इश्यूज़ हैं इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाती है, कोई वाइट पेपर नहीं, कोई कुछ नहीं, और वो उसके बाद फिर वो तहरीक की बातें और फिर अर्ली इलेक्शन। हालांकि नज़र भी आ रहा है कि इस हुकूमत ने अब जाना नहीं है।
तो ये समझते हैं आप कि ये सियासी तौर पे कम से कम इनकी अप्रोच ठीक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की, कि हकीकी आज़ादी पहली तरजीह और महंगाई उसके बाद? मुझे जो लगता है वो ये है कि अब वो बजट का इंतज़ार कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि बजट तक ये इतनी गलतियां कर चुके होंगे और बजट इस किस्म का इनको लाना पड़ेगा कि जिसकी वजह से हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा जी। और अगर ये सोच है या ये अप्रोच है तो ये कोई ज़्यादा गलत भी नहीं है। ये सियासी अप्रोच है कि दूसरों की गलतियों से फ़ायदा उठाना, मुखालिफ की गलतियों से फ़ायदा उठाना। तो वो उस लिहाज से तो वो बिल्कुल ठीक है। वो इंतज़ार कर रहे हैं, अपनी तहरीक को डिले कर रहे हैं और वो आवाम की जो चीखें निकल रही हैं, आवाम के अंदर जो रिएक्शन पैदा हो रहा है, आवाम के अंदर जो तलखी पैदा हो रही है, उसका वो फ़ायदा उठाना चाहते होंगे। अब जो इमरान खान साहब ने, बाकी तो खैर वो बहुत सारी बातें करते हैं जो, लेकिन मुआशी हवाले से एक दो बातें जो करते हैं, पहले लोग ये नहीं मानते थे लेकिन अब लोगों को वो एक मुतासर करना शुरू हो गए कि मैं तो रूस से पेट्रोल ले आता और सस्ता करता बजाय इसके कि महंगा करता, या मैंने तो जीडीपी जो था वो 6% पर ले गया था जी। तो अब फवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि उनके इरादे क्या हैं और नेशनल डायलॉग के हवाले से उनका जवाब क्या है। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये फरमाएं कि शहबाज शरीफ साहब आपको दावत दे रहे हैं कि जनाब नेशनल डायलॉग में आप शरीक हों। एक तो ये है कि उस पर आपका रिस्पांस, जमात का रिस्पांस क्या है, एक बात। दूसरा, आप लॉन्ग मार्च करना चाहते थे, अब कुछ डिले हो रहा है लेकिन इकॉनमी की हालत बहुत बिगड़ी और अवाम की हालत इज़ार बहुत ख़राब हो रही है, उस पर अभी आपने कोई भरपूर किस्म का रिएक्शन नहीं दिया, अवाम को मोबिलाइज करने के लिए आपने कुछ नहीं किया। नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। हमने तो फौरन रिएक्शन दिया था। अगले दिन पूरे मुल्क में जो है वो मुजाहरे हुए। अब भरपूर एक्शन से अगर आपकी मुराद ये है कि शहर बंद कर दें और वो तमाम जो मामलात हैं वो हों, वो इस इकॉनमी में कैसे करेंगे? ऑलरेडी आपकी इकॉनमी जो है वो इतना बुरा हाल है। अगर हम भी ये करें कि शहर बंद कर दें और ये तोड़ फोड़ हो जाए, ये वो हो जाए, वो देखें वो हमारा ना पार्टी का हमारा मजाज है ना ही। अगर हम ये करेंगे, ऑलरेडी इस मुल्क के ऊपर इतना बोझ है, आप खामखा एक और बोझ तो नहीं डाल सकते। लेकिन जो एहतजाज इस वक्त पीटीआई कर रही है और जो गुफ्तगू आप कर रहे हैं, आप तक इसीलिए पहुंची है कि पीटीआई ये गुफ्तगू जो है वो कर रही है और भरपूर तरीके से इस हुकूमत की पॉलिसीज को एक्सपोज कर रही है। नहीं, एक दिन आपने रात को बोया थोड़ी देर के लिए, वो तो एक अलामती एहतजाज हुआ ना। इस तरह तो नहीं है कि लोगों को आप बार बार निकाल रहे हों, या इस पर आपने कोई जवाबी प्लान भी, हमाद अजहर साहब ने भी आज कोई जवाबी प्लान नहीं दिया कि ये ना करें तो क्या करें। नहीं, जवाबी प्लान जो है वो तो बजट का आएगा ना। बजट से पहले हम अपना जो शेडो बजट है वो दे रहे हैं। अच्छा। उसमें ये सारी चीजें आएंगी। बाकी ये जो है आपकी चीज के किस चीज का जवाबी प्लान आप समझ रहे हैं कि इनका हमने जवाबी प्लान जी तो बड़ा वाजे हमने दिया है। हमने कहा है कि हमने 30 रुपए जो रिलीफ दिया था जून तक, और जून के बाद हमारा ख्याल था कि रूस के साथ हमारा मायदा हतमी हो जाएगा और ये रिलीफ हम कंटिन्यू कर सकेंगे। इस हुकूमत से आके रूस से अपना मायदा पाए तकमील तक ही नहीं पहुंचा सके। ये इनकी टांगें कांप रही हैं रूस का नाम लेते हुए भी। तो हमारा अल्टरनेटिव प्लान तो बड़ा वाजे है और हर एक को पता है। अच्छा फवाद साहब, नेशनल डायलॉग का आज आगाज़ हो गया, जो प्री बजट इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस है, इससे पीटीआई शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि वो नेशनल डायलॉग में आपको भी शामिल करना चाहते हैं। कल शाह महमूद कुरैशी साहब थे, वो कह रहे थे कि अगर संजीदा ऑफ़र आए तो हम गौर कर सकते हैं। अब संजीदा ऑफ़र से क्या मुराद है जब वज़ीर-ए-आज़म आपको खुद कह रहे हैं? इस संजीदा ऑफ़र से मुराद ये है कि नेशनल डायलॉग में अगले इलेक्शंस की डेट और डिसोल्यूशन ऑफ असम्बलीज शामिल हो। अगर वो डिसोल्यूशन ऑफ असम्बलीज को शामिल कर देंगे तो हम शामिल हो जाएंगे। क्योंकि देखें ना, इकोनॉमी के ऊपर तो गंद इन्होंने मारा है, मुल्क का बेड़ा इन्होंने गर्क कर दिया है और अब इनका दिल है कि सारी पार्टियां उसमें हिस्सा डाल दें। ये तो एक बेवकूफ़ाना बात है। अगर ये पॉलिटिकल और ये जो इस वक्त सिचुएशन है ये इसलिए ख़राब हुई कि इनकी जो पॉलिटिक्स थी वो फेल हुई। तो जब तक आप पॉलिटिक्स को अपने नेशनल डायलॉग में शामिल नहीं करते हैं, सोल्यूशन नहीं निकल सकता। और ये तो सिर्फ चाहते हैं कि जो इनकी करतूत हैं उनका कुछ अपना दावा मिल जाए
और इस वक्त सिचुएशन जो है वो लोग बाकी पार्टियां अपने इनका वज़न उठा लें, ये तो नहीं हो सकता। अच्छा फवाद साहब, ये ज़िमनी इंतखाबात जो पंजाब के हैं, आज वो कागजात जमा कराने की तारीख गुजर गई, हम ये देख रहे हैं कि आपके 10-10, 8-8, 9-9 लोगों ने एक एक सीट पर कागजात जमा कराए हैं। टिकटों का फ़ैसला अभी तक खुलकर सामने नहीं आया कि कौन लोग आपके टिकट होल्डर होंगे और कितने लोग जो हैं पहले की तरह माजी में जो होता रहा आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े होंगे। तो इसके लिए क्या आपकी मनसूबाबंदी है? नहीं, शॉर्ट लिस्ट कर ली है हमने और अब आखिरी मरहले में प्राइम मिनिस्टर खान साहब जो हैं उनके साथ एक इंटरव्यू की सीरीज़ जो है वो इनकी होनी है और शॉर्ट लिस्टिंग हो गई है। और बात आपकी सही है, चूँकि पीटीआई इस वक्त बहुत पॉपुलर है तो बहुत लोग जो है वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त हम इंशाल्लाह यही करेंगे कि हम इनको आगे लेके आएंगे। टिकट एक को देते हैं फवाद साहब, 4 और भी खड़े हो जाते हैं, इसका तदारुक कैसे होगा पीटीआई के कैंप से ही? देखिए, कोशिश तो होगी कि कम से कम लोग हों, लेकिन अगर कोई हो जाएगा तो फिर अब हो जाएगा। इसमें पॉलिटिक्स में हर लोग कोशिश करते हैं अपना अपना शेयर लेने की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही है फवाद साहब, ये एक माजी का तजर्बा भी है, जब कोई इलेक्शन आ रहे होते हैं आपकी तंजीम साजी शुरू हो जाती है, आपकी तंजीमें टूट जाते हैं, नई तंजीमें बन जाती हैं। अब भी यही हुआ है कि अभी हाल ही में आपने 4 दिन पहले पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन 20 सीटों पर होने हैं और आपने वस्ती पंजाब, शिमाली पंजाब, जनूबी पंजाब के सदूर और जनरल सेक्रेटरी वगैरह तब्दील किए हैं। तो इससे आपको नहीं यानी नुकसान नहीं होगा कि पुराने लोग नए लोग एक महाजाराई उनके दरमियान शुरू हो जाएगी? देखिए, असूली तौर के ऊपर जो बात है वो तो आपकी सही है कि तंजीम साजी जब इलेक्शन से पहले जो है वो होनी चाहिए और एक तवील अरसे के लिए होनी चाहिए और फ्रीक्वेंट चेंजेस उसमें नहीं होनी चाहिए। ये बात असूली तौर के ऊपर आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन हमारे यहाँ सियासी जमातों के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बड़े आप समझे कि उनमें वो बड़े फ्लूइड हैं, उनमें इतना वो अभी तक तंजीम उस तरह की नहीं है। या तो जिस तरह से मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टीज फंक्शन करती हैं, पाकिस्तान के अंदर वैसी सियासी जमातें हैं नहीं। इमरान खान ने बड़ी सीरियस एफर्ट्स की हैं और मुझे उम्मीद यही है कि अल्टीमेटली ये एक ही पार्टी है और एक ही लीडर है जिससे आप एक उम्मीद कर सकते हैं कि वो पार्टी को इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट करेंगे, वो इमरान खान है। और लेट्स होप कि इसके ऊपर भी वो एक संजीदा एफर्ट हमें नजर आए। खान साहब की हमेशा ये वो मौक़िफ़ होता था और हमेशा दलील होती थी कि हम पार्टी को निचली सतह से उस्तवार करेंगे और एक जमहूरी पार्टी बनाएंगे। लेकिन अब हम कुछ अरसे से देख रहे हैं, कम से कम पिछले 2-3 साल से खान साहब नामजदगियां करते हैं, आपके सदर भी नामजद, जनरल सेक्रेटरी भी नामजद, नीचे से ऊपर जो एक इलेक्शन के ज़रिए क़यादत नहीं आती, जिसकी वजह से फिर आपको तब्दीलियाँ भी करनी पड़ती हैं। तो ये मरहला कब आएगा जब आप इलेक्शन के ज़रिए मुंतखब क़यादत आएगी? 2013 में ये कोशिश की थी उन्होंने और एक इलेक्शन भरपूर पीटीआई के अंदर प्लान किया गया था, लेकिन वो फेल हो गया। और वो तजर्बा फेल होने की वजह से दोबारा इलेक्शन जो है वो अभी तक उस तरह से नहीं हुआ। बट मेरे ख्याल में अल्टीमेटली अगर आप पार्टी को इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं तो फिर आपको इलेक्शंस ही कराने पड़ेंगे और एक इलेक्शंस के ज़रिए एक ऐसा इलेक्शन का फॉर्मेट पार्टीज़ के लिए बनना चाहिए जिसमें तकसीम ना हो और तकसीम के बगैर हम पार्टीज जो हैं उनको रिस्ट्रक्चर कर सकें। ये इम्पोर्टेंट है और लेट्स होप कि यही जी सही है। फवाद साहब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर आपसे मज़ीद भी गुफ्तगू करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। फवाद साहब, पंजाब से मुताल्लिक ये सुनने में आया कि पीपल्स पार्टी के तवस्सुत से खाफ लीग यानी परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज साहब के दरमियान कोई मामलात जो हैं वो तय हुए हैं। पीटीआई अभी परवेज़ इलाही साहब के साथ किन ग्राउंड्स पे है? क्या आपके ताल्लुकात वैसे ही हैं, आपका इत्तेहाद वैसा ही है जो चंद हफ्ते पहले था? वैसे ही है जी, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि मोहन इलाही साहब ने तो जिस किस्म का स्टैंड लिया है वो बड़ा कमेंडेबल है और मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़ा एक ज़बरदस्त स्टैंड लिया है
और इस वक्त जो सिचुएशन है पंजाब में, गैर आइनी तरीके से एक वज़ीर आला को बरकरार रखा जा रहा है, जाली वज़ीर आला को, जिसकी ना असम्बली में अक्सरियत है ना ही वो कानूनी तरीके से मुंतखब हुआ। इस वक्त नंबर गेम आप देखें, 174 लोग अपोजिशन के पास हैं और 173 वाला आदमी जो है वो चीफ मिनिस्टर से चिमटा हुआ। और अदालतों ने जो जिस तरीके से केस को ट्रीट किया लाहौर हाई कोर्ट ने, के ऊपर बड़े ऑब्जेक्शन हैं। और जिस तरीके से फिर इलेक्शन कमीशन ने जो 5 सीटें थी उनको रोका, वो भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है, जो आइन के आर्टिकल 224 के बिल्कुल खिलाफ था। लेकिन बार अभी मुझे उम्मीद यही है कि हम पंजाब हुकूमत को अगले 2 से 3 हफ्तों में हम घर भेज सकें। फवाद साहब, खान साहब ने 3.5 साल 2 लोगों की वक्फे से बहुत तारीफ़ की। एक तो जनाब बुज़दार साहब थे, जनाब उस्मान बुज़दार, दूसरे थे जनूबी पंजाब से खुसरो बख्तियार साहब, वो सदर भी थे जनूबी पंजाब के। इस तहरीक में और इन दिनों वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहे, तो क्या उनको खुद पार्टी ने अंडरग्राउंड किया है? हाँ, मेरा ख्याल है बहुत बड़े एसेट हैं दोनों, तो दोनों अंडरग्राउंड ही होंगे, देखें नज़र आते हैं इंशाल्लाह। नहीं, ये एहसासे आप मतलब इनको आप सामने लाएं ना, ये एहसासे जो हैं उनके सामने लाएं, इनके ज़राए भी सामने लाएं। चले आप और हम मिलके ढूंढते हैं इंशाल्लाह ये एहसासे मिल जाएंगे तो। नहीं, अच्छा जोसेफ, आपकी पार्टी तो एक जमहूरी पार्टी है और आइन और कानून के मुताबिक आपके एक रुकन असम्बली हैं अताउल्लाह खान, वो फरमाते हैं कि इमरान खान साहब गिरफ़्तार हुए तो मैं जनाब खुदकुश हमला करूंगा और मैंने खुदकुश हमलावर तैयार भी कर लिए हैं। तो ये क्या ट्रेंड है? वो बाद में सॉफ्टवेयर कुछ अपडेट भी हुआ, वजाहत भी की है उन्होंने। तो नहीं, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं, वो देखें वैसे गलत बात है, मीडिया में हर चीज़ ट्विस्ट हो जाती है। वो बेसिकली एक जज्बाती आदमी है अताउल्लाह, और उसमें ये बात की, वो एक ऐसे गुस्से का इजहार था, और क्या शरीफ आदमी है, उसका कौन सा बेचारा कैसे। तो ये ऐसे मीडिया में ट्विस्ट हो जाती है हर चीज़। इतना बड़ा मीडिया है, 24 घंटे मीडिया ने कोई चूरन बेचना होता है, वो हर चीज़ को ऊपर नीचे कर देता है। नहीं, लेकिन यानी जिम्मेदार मीडिया है, अताउल्लाह खान गैर मोहताद आदमी नहीं है, या उन्होंने ऐसी बात नहीं की? जिस बात में बंदा कई बात कर देता है उसमें क्या इतनी सीरियस बात थोड़ी। अच्छा, ये इस्तीफ़ों का मामला अभी तक लटकाया हुआ है और सुना यह है कि कोशिश हो रही है कि आप लोग वापस असम्बली में आ जाएं, कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ऐसी कोई कोशिश संजीदगी से हो रही है? ऐसी कोशिश हो रही थी संजीदगी से। अच्छा। और ख्याल था कि शायद ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं। अच्छा। लेकिन वो चीज़ें फिर आगे बढ़ी नहीं है, और अब भी जाहिर है कि कोशिश होगी कि ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं, असम्बली में जाया जा सकता है वापस। अच्छा। प्रोवाइडेड के गवर्नमेंट असम्बलियों की डिसोल्यूशन की तारीख तय कर दे और अगला इलेक्शन का जो है वो तय कर दे। अदरवाइज देखिए, असम्बली में जाने का हमारा, और क्योंकि हमें फिर असम्बली में इसलिए जाना है कि इस इलेक्शन कमीशन को तब्दील कर सके। अगर आपने इलेक्शन कमीशन को जिस तरह से आपने लोटा एसोसिएशन के चेयरमैन को लगा के, राजा रियाज को लगा के आपने नए इलेक्शन कमीशन के मेंबर बना लिए, तो उसको तो कोई नहीं मानेगा। तो इलेक्शन कमीशन की तब्दीली के लिए असम्बलियों में जाना ज़रूरी है, और हम जा सकते हैं प्रोवाइडेड के हुकूमत सीरियस। नहीं, यानी हुकूमत अगर आपको एक डेट दे दे कि फ़लाँ तारीख को असम्बली, सपोज़ कि सितंबर में हम असम्बली तोड़ देंगे और दिसंबर में इलेक्शन करा देंगे, तो आप फिर बैठ जाएंगे? जी, वो डेट दे दें डिसोल्यूशन की, तो उनके साथ हम बैठ जाएंगे, फ्रेमवर्क भी तय कर लेंगे। नए इलेक्शन कमीशन के लिए स्पेशली हम बातचीत करना चाहते हैं हुकूमत, और इलेक्शन रिफॉर्म। अब शर्त जो है डिसोल्यूशन की नहीं है, डेट की शर्त है, इस यही मैं दुरुस्त समझाऊँ ना? हाँ, डिसोल्यूशन की बिल्कुल डेट दे दें ना, डिसोल्यूशन कर देंगे तो फिर असम्बलियों में वापस कैसे जाएंगे। अच्छा फवाद साहब, ये मामला गंभीर है वैसे। अगर मौजूदा इलेक्शन कमीशन या और हुकूमत असम्बली डिज़ोल्व कर देती है और आपके अर्ली इंतखाबात का मुतालबा भी मान लेती है, तो फिर आप इलेक्शन के प्रोसेस पे आप कैसे यकीन करेंगे? फिर से एक नया महाज नहीं होगा? आप सही कह रहे हैं, इस इलेक्शन कमीशन के नीचे इलेक्शन जो है वो मुतनाज़ा रहेंगे, और इतना नालायक इलेक्शन कमीशन भी हमने अपनी ज़िंदगी में इससे पहले नहीं देखा। इन्होंने अभी वोटर्स का जो किया है, एक इतना बड़ा ब्लंडर मार दिया। नादरा ने बड़ा अच्छा अपना सॉफ्टवेयर करके वो सारा कुछ किया था, इन्होंने जाके उसको अपने टीचरों से उसकी वेरिफिकेशन कराई, सारी इन्होंने वोटर लिस्ट जो है उसको उड़ा के रख दिया। उसके बाद इन्होंने जो आपके हल्के बनाए हैं उसका बेड़ा गर्क कर दिया। ये बिल्कुल ही मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ही बहुत ही कोई नालायक अफसर था जिसको उठा के इन्होंने CEC लगा दिया।
ये तो फवाद साहब बिल्कुल हमने ख़ुद भी चेक किया है, लोगों ने बताया भी है कि उनका वोट रहते वो कहीं हैं और वोट जो है वो 10 किलोमीटर के फासले पर दूसरे इलाके में डाल दिया। लाहौर में मैंने ये चीज़ें चेक की हैं। तो अब एक तो ये है कि आप इस मुतालबे पर कायम रहें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा दें। दूसरा ये है कि अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देते तो इन फहरिस्तों की दुरुस्ती के लिए आप जमात के तौर पर क्या कर रहे हैं? हमने तो जो डिलिमिटेशन है उसको तो हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है और वो केस मेरा ख्याल मंडे से जो है वो उसके ऊपर हियरिंग जो है वो शुरू हो रही है। जहाँ तक इनकी दुरुस्ती का मामला है, वो इलेक्शन नादरा ने खुद कुछ मेरा ख्याल इस पे एक्शन लिया है और नादरा इसके ऊपर जो है वो अब कुछ इसके एडजस्टमेंट्स कर रही है। जो भांड इन्होंने इलेक्शन कमीशन वालों ने मारा है उसको ठीक करने के लिए वो कोशिश कर रहा है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। आपके ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मईशत पे ज़रा मुफस्सल बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर खान साहब ने, साबिक वफाकी वज़ीर कॉमर्स हैं, मईशतदान हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, ग्रैंड डायलॉग की बात हो रही है, नेशनल डायलॉग की, फिर मीसाक मईशत की बात हो रही है। आप क्या समझते हैं कि ये मीसाक मईशत अगर एक कंसेंसस के बाद तय पा जाता है तो इसकी पासदारी भी की जाएगी, क्योंकि मुआशी पॉलिसियों पर ही जो सियासी फ़ायदा या नुकसान है वो हुकूमतों का मुनहसर रहता है? देखिए, मैं आपको ये सवाल में से आज कहीं और भी किया गया। मुझे तो ये अल्फाज सुनकर ज़रा वो होता है, फ़िक्र पड़ जाती है कि पाकिस्तान की मईशत की जो बुनियादी जो वजूहात हैं वो पिछले 15 साल से मुतवातिर चलते आ रहे हैं और तमाम हुकूमतों ने उसको समझा ही नहीं और ना ही उसको सही करने की कोशिश की। अगर अभी इन्होंने कोई मिसाक मईशत के नाम से कोई एग्रीमेंट्स कर दी और उसमें कुछ गलत पॉलिसियों पर एग्रीमेंट्स हो गई तो फिर तो हमारे हाथ पैर और भी बांधे जाएंगे। अगर इस वक्त मेरे जैसा कोई तनकीद कर सकता है फिर तो वो तनकीद के ऊपर कोई इस्लाह करने की भी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। मैं आपको समझाऊं मेरा मतलब क्या है, मकसद मेरा क्या है। देखिए, पाकिस्तान की जो मईशत की सबसे बुनियादी कमजोरी है वो ये है कि हमारे गवर्नमेंट का बजट का खसारा जो है वो बहुत बड़ा है और उसकी वजह से 2-3 चीजें होती हैं। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स में फिस्कल पॉलिसी, ये जो बजट की पॉलिसी होती है, इसका इन्हसार मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि प्राइसेस के ऊपर और इसका इन्हसार एक्सटर्नल करंट अकाउंट यानी कि आपके डॉलर और फॉरेन एक्सचेंज के ज़खायर के ऊपर, ये इस तरह चीज जुड़ी हुई है, ये इंटरट्वाइंड है। आपके बहुत कम इस तरह के इकोनॉमिस्ट है जो इनको समझे और ये हमारे मुअज़्ज़ज़ ये जो वो हैं हमारे सियासतदान, इनकी तो ये समझ से बाहर, इनकी तालीम से ये चीज़ बाहर है। अब हुआ ये है कि जब ये चूंकि ये बजट का खसारा इतना बड़ा रहा है उसकी वजह से 2 चीज़ें हुई हैं। कर्जे आपके बढ़ गए अंदरून और बैरूनी, और उसकी वजह से सूद का जो बोझ है वो इतना बड़ा हो गया कि इस साल के बजट में 3 खरब रुपए यानी कि 3000 अरब रुपए सिर्फ सूद की मद में बजट में ये खर्च हो गया है। टू द कमर्शियल बैंक्स ने कमा लिया, आपसे लूट लिया। और ये 3000 अरब जो है ये पाकिस्तान के टोटल जो हमारे वो है जो टैक्स की जो रिसीट्स है उसका निस्फ के करीब तो वही चला गया। अब आप बताइए ये जब ये मिसाक वो करेंगे मईशत, ये क्या अखराजात कम करेंगे? इनका तो तौर तरीका ये है। नहीं डॉक्टर साहब, ये मौजूदा हुकूमत जो कहती है ये सारा बोझ जो अवाम को मुतासिर हो रहा है और मईशत की जो हालत है वो इमरान खान हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से है, तो क्या फिर ये बात उनकी ठीक है जिस तरह आप बता रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, बात सुने, हर हुकूमत ने अपनी जगह पर बजट डेफिसिट किया है और सरासर होता आ रहा है। ये देखिए, इसका जो हमारे पाकिस्तान की बेहतरीन दिन जो थे वो शौकत अजीज की हुकूमत के वक्त के थे।
जब आपका जो डेट टू जीडीपी रेशो यानी कि कर्जों का जो रेशो है जीडीपी के साथ वो 60% के करीब आगे कम हो गया था। एक कानून भी इस वक्त नाफिज है कि अगर इससे ये बढ़ जाए तो हुकूमतों पर ये लाजिम है कि वो अपने अखराजात कम करें। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अगली हुकूमत किसकी थी, मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी की थी, उन्होंने इसको कहां पर ले गए। फिर उसके बाद नून की थी, वो कहां पर ले गए। फिर पीटीआई की थी, वो अभी देखिए इस वक्त ये जो रेशो है कर्जे का और जीडीपी का, ये 90% के करीब आ चुका है। तो मैं ये कहता हूं कि ये तो एक मुसलसल ये जो सियासी वो है ना, मैं कहूँगा फजूल खर्ची और बेतहाशा खर्चे करना, अपने आप को तनख्वाहें बढ़ाना, हर हुकूमत के उसको देखिए, जहां पर गुर्बत का ताल्लुक है वहां पर ये लोग उनकी फिक्र नहीं है, लेकिन आपस में अपनी वो मेरा एस्टिमेट है 1 लाख तो इनके पास गाड़ियां हैं हुकूमत में। बरतानिया की हुकूमत के पास 100 गाड़ियां नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत के पास 1 लाख गाड़ियां हैं, उनके ड्राइवर, उनके पेट्रोल, इसके सब पैसे आप और मैं भर रहे हैं। क्यों? कई ऐसे महकमे हैं जिनकी बिजली मुफ्त की है, बाकियों को बिजली की अलॉटमेंट हुई है। आप देखें ये हो क्या रहा है इस मुल्क में, ये और जहां पर सूद का मसला है, मैं बताऊं आज हमारे पाकिस्तान की सबसे बड़ा जो खर्चा है, सबसे बड़ा बजट का खर्चा आइटम जो है वो सूद है। वो सूद मैंने बताया 3000 अरब रुपए वो बैंकों में जा रहा है, और बैंक के जो मालिकान है वो पाकिस्तान की मईशत के जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में बैठते हैं, वहां पर एक गठजोड़ है। इसी तरह जिस तरह के आईपीपीज में जो लोग जो मालिकान थे, उन्होंने फिर वो उन्हीं कमेटियों में बैठे जिन्होंने ये फैसला किया कि आईपीपीज को कितनी हमने किस कीमत से बिजली खरीदनी है। अब वो इस कीमत पर हम बिजली खरीदते हैं कि उसकी वजह से मईशत ही डाउन हो रही है। सिर्फ हम गरीब लोग आवाम के जेबों से पैसा नहीं जा रहा, जो कारोबार है वो इन रेट्स पर चल ही नहीं सकती। आप देखें पाकिस्तान एक जाल में फंस चुका है, जाल में, और इससे निकलने के लिए आपको एक तरीकाकार इख्तियार करना पड़े। जो इकोनॉमी जो है ये सियासतदानों के पास आप चंद सालों के लिए मत छोड़िए। जब एक दफा मईशत मुस्तहकम हो जाए और जो इसमें आमदन आए, जरूर वो खर्चे आवाम से खर्चे कि भाई स्कूल कहाँ बनाना है, पानी की सप्लाई कहाँ करनी है। डॉक्टर साहब कता कलाम माफ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सियासतदानों के पास अगर नहीं छोड़ी जाएगी मईशत तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा? कि क्या आप एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? मतलब देखिए, नहीं देखिए वो मैं ये इस कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज पर मैं इस वक्त बहस नहीं करना चाहता कि वो कैसे करें, लेकिन मेरा मतलब है कि ये लोग एग्री करें कि एक ये जो इकोनॉमी के जो मोटे मोटे जो नुकात है ना, उसको ये टेक्निकल टीम उनको सेट करे और वो लाए। फिर उसके बाद इस बजट में इतनी गुंजाइश होगी कि जो पार्टी जीती हुई होगी वो उसके अंदर हद के अंदर रहकर। अब मेरी एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मंजूर हुई है, जहां पर मैंने फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट जो था 2005 का, उसके ऊपर मैंने एक किया हुआ कि भाई ये तमाम हुकूमतें जो हैं ये कानून की खिलाफ वर्जी कर रही हैं और इन पर कोई भी इस वक्त कदगन नहीं है, ना ये अपने आप को ये पार्लियामेंट का काम था। कितने परसेंट डेट, अगर डेट टू जीडीपी हो जाए तो उसके बाद हुकूमतों पे लाजिम है वो अपने अखराजात कम करें। 60% इस वक्त 90 पर है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये तो शौकत तरीन साहब तो कहते हैं डेट टू जीडीपी 66% है, उन्होंने डेट टू जीडीपी 66% छोड़ा है। ये देखें, ये छोड़िए जनाब, इन्होंने जो काम किए, जो शौकत तरीन साहब ने तो सबसे पहला जो खंजर खोपा फेडरल गवर्नमेंट में, वो तो एनएफसी अवार्ड किया था जिसमें 55% इन्हें दे दिया प्रोविंसेस को। अब बात सुनिए, ये याद रखिए कि प्रोविंसेस में फिस्कल मैनेजमेंट के जो कवानीन है, कि फिस्कल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो कवानीन है, जो इस बात के ऊपर कड़ी नजर रखते हैं कि पैसा कैसे खर्च हो रहा है ईमानदारी से, सही प्रोक्योरमेंट, वो बहुत ही कमजोर है। इसीलिए आपको मकसूद चपड़ासी जैसे अकाउंट भी निकल आते हैं और भी कई बड़े मेजर करप्शन स्कैंडल्स निकल आते हैं। अब वो एक तो ये किया, दूसरा ये हुआ कि फेडरेशन के पास इतना कम पैसा रह गया कि वो अपने अखराजात पूरे करने के लिए लाजमी खसारा करते हैं। जब लाजमी खसारा करते हैं तो मुल्क के कर्जे बढ़ते जाते हैं,
इन्फ्लेशन होती है, तो पाकिस्तान इस वक्त एक फिस्कल फंदे में फंस चुका है और इन गलत कवानी। अब दूसरा जो शौकत तरीन साहब, देखिए एक सेकंड शौकत तरीन साहब ने एक और जो बड़ी गलती की इस दफा, उन्होंने स्टेट बैंक एक्ट की अमेंडमेंट में ये डाल दिया कि जनाब आप स्टेट बैंक से बोरो नहीं कर सकते, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से जब नहीं कर सकते आपने कमर्शियल बैंक से लाजमी करना होगा। आप देख लें पिछली जो तीनों ऑक्शन हुई हैं ट्रेजरी बिल्स के, वो बैंकों ने पाकिस्तान को लूटा है, रेट को 2% हर दफा बढ़ाई जा रहे हैं और पैसे वो बना, बैंक अरबों रुपए बना रहे हैं, अरबों रुपए बना रहे हैं। बैंक उनका भी था, शौकत तरीन साहब का भी था। इधर इस वक्त जो इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी के जो इस हुकूमत के जो मेन एडवाइजर्स हैं उनके भी हैं बैंक। भाई देखिए कुछ लोग तो लूट रहे हैं पाकिस्तान को, वो तो नहीं तो डॉक्टर साहब ये फरमाएं, उनके तो वारे नहीं आ रहे हैं। डॉक्टर साहब मैं अगर आपसे अर्ज करूं कि वो 2 या 3 इक़दामात कौन से हैं जो हुकूमत को लाजमन करनी चाहिए और जिसके नतीजे में इस जाल से हम निकल सकते हैं। देखिए एक तो नंबर 1, पहले आप बजट में जो एक्सपेंडिचर्स है खसारे को कम आपने टैक्स के जरिए नहीं करना। हो गया काफी टैक्सेस, इतने टैक्सेस हमने भरे, अभी हमें कुछ उसका फायदा होना चाहिए। हमें खसारा कम करना है एक्सपेंडिचर कट से। मैंने एक तजवीज़ दी है कि 15% हर डिपार्टमेंट, चाहे डिफेंस है चाहे वो आपका हेल्थ है, सब में 15% की कटिंग हो, नंबर 1। दूसरा आप ये करें कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आप डायरेक्ट कंट्रोल पर चले जाएं, जैसे कि पाकिस्तान में 1998 तक था। अच्छा। 1947 से 98 तक के बैंकों को हम बताएंगे कि किस इंटरेस्ट रेट पर वो हमसे कर्जा लेंगे हुकूमत से और कर्जा देंगे और किस रेट पर वो अवाम को देंगे। देखिए अवाम को वो फायदा नहीं देते जो आपका, अगर ये ख्याल है कि आपके जो डिपॉजिट पड़े हुए उस पर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है ये बैंकों के फायदों से, नहीं। पाकिस्तान में जो एवरेज डिपॉजिट रेट है ना उसमें और एवरेज लेंडिंग रेट में जो फर्क है जिसको हम स्प्रेड कहते हैं वो इस इलाके में क्या दुनिया में सबसे बड़ा है। यानी कि बैंक्स लूट रहे अवाम को, जिनका पैसा वहां पड़ा हुआ है उनको कुछ नहीं दे रहे, लेकिन वो इतने बड़े बड़े रेट्स पर कर्जे दे रहे हैं। लेकिन इसमें डॉक्टर साहब एक सवाल ये है कि ये जो आप बैंक लूट रहे वाली बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तरीन साहब कहते थे इससे पहले गरीब लोगों को बैंक कर्जा नहीं देता था और अब हमने ऐसी पॉलिसी बनाई है कि वो कर्ज देना शुरू करेगा। दूसरी जो आपने अपने बैंक्स की बात की, आप ये नहीं समझते कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जिस शख्स का, उसको भी इस मनसब पे नहीं आना चाहिए? बिल्कुल, मैं तो देखे ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पर मैंने कितने प्रोग्राम किए थे पिछले 2-3 सालों में कि ऐसे किसी भी कमेटी में, ऐसी किसी उस चीज में किसी ऐसे फर्द को नहीं बैठना चाहिए, किसी मिनिस्टर को नहीं बैठना चाहिए जिसमें उनके अपने बिजनेस इंटरेस्ट हो। बिजनेस करना कोई जुर्म नहीं है, मैं भी, हमारी भी छोटी मोटी बिजनेस है, कोई ऐसी नहीं है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। तो बहुत अच्छा एक वो है इस्लामी तरीका है पैसे कमाने का। लेकिन आखिर जब जहां पर आप एक फैसले से खुद मुफीद हो सकते हैं तो क्या आपको उसमें बैठना चाहिए? ये देखें बाहर मुल्कों में तो ये एक जुर्म समझा जाता है, पाकिस्तान में तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट इवन इलीगल। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल, ये जो हुकूमत मुसलसल पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रही हैं, क्या ये मसले का हल है? मिफ्ता साहब ने कहा था कि इससे डॉलर नीचे आ जाएगा, क्या डॉलर नीचे आएगा? दूसरा ये है कि इसकी वजह से हमारी जो पैदावार है वो मुकाबला मुसाबकत के जो हमारे एक्सपोर्ट इससे मुतासर नहीं होगी अगर ये पेट्रोल की कीमतें, बिजली की कीमतें इस तरह बढ़ाते रहे तो? जनाब देखिए इस पर मैं आपको ज़रा ऐसे मुकम्मल जवाब दूं कि पेट्रोल की कीमत तो बढ़ रही है बैनुल-अक़वामी मंडी की कीमतों के साथ अभी, और साथ ही हमारा डॉलर भी गिर रहा है तो उसकी वजह से कीमत बढ़ रही है। तो जो चीज़ हम ख़रीदना चाहते हैं हमें उस कीमत पर लेना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सही है कि जो अगर पेट्रोल नहीं डीजल जो है वो मईशत को चलाती है, आपका ट्रांसपोर्ट, आपकी फैक्ट्रियाँ
आपकी ज़राअत जी, ट्रैक्टर सब कुछ पंप, वाटर ठीक पंप, है, सब डीजल से चलते हैं। डॉक्टर साहब कता कलामी की मुआफ़ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक़ वज़ीर कॉमर्स थे, और वो अपनी आरा भी दे रहे थे। बुनियादी जो ज़रूरत की अशियाँ हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा बहरान जन्म ले रहे हैं। एक मसला घी का भी है और इस पर कुछ मुफस्सल बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है अब्दुल वहीद शेख साहब ने, साबिक़ चेयरमैन हैं घी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त का। शेख साहब, कीमत हमने देखा फ़ी लीटर या फ़ी किलो खुर्दनी तेल या घी की 208 रुपये से 213 रुपये तक पहुंच चुकी है। स्टोर्स पे हम जाते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है जी आप एक मखसूस हद तक ये ख़रीदारी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। आखिर ये क्या हुआ? ये एकदम इतना बड़ा जो धमाका है वो पाकिस्तान के गरीब अवाम के लिए हुआ और उसके बाद उसका बोझ जो पड़ रहा है लोगों पे वो आपके सामने है। इसकी वजह और मुहर्रिकात क्या हैं? देखिए, पहली बात तो ये है हमारे यहाँ डॉलर सबसे पहले, लेकिन आज भी 205 रुपये का हो गया। और दूसरी इंटरनेशनल मार्केट है जो 1780 रुपये डॉलर तक चलेगी, जो कि $800 थी, 750 लेके $800 थी। आज अगर आप उस तरफ जाएं तो अभी कराची से इस्लामाबाद अगर आज डीज़ल का रेट नहीं बढ़ा तो 12 रुपये किलो कराची से इस्लामाबाद तक का किराया है सिर्फ पेट्रोल घी लाने का। अब सैलरीज, बिजली, पानी, हर चीज़। कल भी हमारी मीटिंग हुई है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री से, हमने उनको एक ही रिक्वेस्ट की है कि ये रेट नहीं बढ़ते, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने चाहिए। लेकिन इसके साथ एक और प्रॉब्लम चल रहा है, वो इंडोनेशिया का है कि वो लोडिंग ही नहीं दे रहा, पाकिस्तान नहीं, दुनिया में किसी को नहीं दे रहा। तो उसकी वजह से भी मलेशिया ने रेट डबल कर दिए। तो ये उधर यूक्रेन की वजह से सनफ्लावर ख़त्म हो गया दुनिया में। तो ये काफ़ी चीज़ें इकट्ठी हुई हैं, इसमें गवर्नमेंट का या किसी का कोई कसूर नहीं है, ये इंटरनेशनल मैकेनिज़्म है। पाकिस्तान में सिर्फ डॉलर को इम्पेक्ट कर रहा है और ये ही एक वजह है जिसकी वजह से ये ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि हर चीज़ बढ़ जाती है ना। जब आप ड्यूटी देते हैं तो ड्यूटी आपकी कॉस्ट के ऊपर होती है, उस हिसाब से पाक रुपीज़ बढ़ गए। जब पाक रुपीज़ बढ़ गए तो आपकी ड्यूटी एंड टैक्सेस भी बढ़ गए। कल हमने जो उनको कैलकुलेशन दी थी 104 रुपीज़ टैक्सेस हैं सिर्फ पर केजी के ऊपर। तो हमने उन्हें ये कहा, लेकिन वो ज़ाहिर है हालात ऐसे हैं मुल्क के, हम इस पर ज़ोर नहीं दे सकते ये। लेकिन अपने आवाम को देखते हैं तो वो भी दिल में तकलीफ़ पहुँचती है कि करें क्या। शेख साहब, कहा यह जा रहा है कि आपके पास जो कहा यह जा रहा है कि जो मिलों के पास ज़ख़ायर है वो 15 दिन के हैं और पोर्ट पर भी शायद इतना ही 15 दिन के ज़ख़ायर मौजूद होंगे, 1 महीने का है। तो ये इंडोनेशिया की बंदिश जारी रहती है, यूक्रेन का इशू हल नहीं होता, तो कोई इससे भी बड़े बहरान का हमें सामना खुदा न खासा करना पड़ सकता है और हुकूमत उसकी रोकथाम के लिए क्या कर सकती है? हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। देखिए, ये क्योंकि हमारी लोकल तो कोई क्रॉप है नहीं, जो अगर है भी है तो वो सोयाबीन है या सनफ्लावर है, वो लिटिल बिट है, वो इसकी इतनी वैल्यू नहीं। लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, पहली बात है कि वहाँ से माल निकल आएगा 2-3 दिन के अंदर अंदर जहाज लोडिंग में। कुछ हमें इतलात मिल रही हैं कि हैं, लेकिन कंफर्म इतला नहीं आ रही, नंबर 1। नंबर 2, हमने अभी ये कल भी यही कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में शॉर्टेज ना आए, लेकिन लॉन्ग टर्म पाबंदी कोई रोक नहीं सकता। शॉर्ट टर्म में तो ये 1 महीना जैसे आप भी फरमा रहे हैं, मैं समझता हूँ 1 महीना 1.25 महीना थोड़ी बहुत शॉर्टेज आएगी ज़रूर, लेकिन इस तरह नहीं होगा कि नापीद हो जाए। लेकिन थोड़ी बहुत शॉर्टेज ज़रूर होगी, क्योंकि एक बंदा जब किसी को पता चलता है, जैसे आज देखें ना पेट्रोल पंप पे लाइनें लगी हुई हैं जी, अच्छा, रेट बढ़ रहा है, रेट बढ़ रहा है। इस तरह जब शॉर्टेज करेंगे तो लोग। शेख साहब, आप कह रहे हैं कि हुकूमत का कोई कसूर नहीं है। एक तो आपके स्टॉक पर जब छापे मारे जाते हैं कि एक स्टॉक किया हुआ एक मिल ने वहाँ जाके, या मजबूर किया जाता है कि कम रेट पे, यानी आपकी जो पैदावारी लागत है उससे भी कम रेट पे आप दें, तो ज़ाहिर है हुकूमत का कसूर है। दूसरा ये है कि जो चीज़ें हमारे यहाँ हो सकती हैं, मिसाल के तौर पर ये जो हमारी साहिली पट्टी है, साहिल समंदर, वहाँ बेहतरीन किस्म का पाम काश्त हो सकता है और मुशर्रफ के दौर में एक कोशिश भी हुई, हुकूमत ने कुछ नहीं किया।
तो हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी तो है, उसके लिए आप ज़ोर दे रहे हैं हुकूमत से कि भाई वो इसकी तरफ जाए, वो फसलें काश्त किए ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में, जिससे आपकी ये जो ज़र मुबादला भी बचे और आम आदमी को सस्ता घी भी मिल सके। देखिए, दोनों बातें आपकी जायज़ भी हैं और अच्छी भी हैं। पहली बात ये है जो आप कह रहे हैं वहाँ पे जो लगा रहे हैं उसके ऊपर हमें खुद बड़ी वो है, तफ्तीश है। मुशर्रफ दौर में भी पिछले दिनों तकरीबन 2 साल पहले या 2.5 साल पहले मैंने उधर ताबे जी मैं ख़ुद भी गया था, वहाँ रियाज साहब से भी मीटिंग हुई थी कराची में, और इसके ऊपर वर्किंग हमने उन्हें भी रिक्वेस्ट की थी, वो खुद भी इंटरेस्टेड थे। तो बाकी रह गया ये छापे वाला। ये बेसिकली कल भी मैंने अर्ज़ की ना, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री में मीटिंग हुई है, उसमें हमें उन्होंने यही बताया कि अगर आप ऐसा करेंगे तो पैनिक फैल जाएगी। फिर उन्होंने पूछा कि शॉर्टेज की क्या पोजीशन है, उसका भी हमने बताया कि ये इस तरीके से चल सकती है कि अगर माल लोड हो जाए तो अभी हमारे पास वही आप वाली बात है, 15 दिन का मिलों में भी होगा, दुकानदारों के पास भी होगा, और 15-20 दिन का माल और होगा। तो इससे ज़्यादा पाकिस्तान की कैपेसिटी कभी ज़िंदगी में नहीं रही, क्योंकि ज़ाहिर है इन्वेस्टमेंट है। ऊपर प्रॉब्लम कल भी बताई है कि हमारे यहाँ डॉलर का फकदान हो रहा है। अगर हम एलसी खोल भी देते हैं, माल आ भी जाए, तो डॉलर में कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए। क्योंकि उन्होंने कल हमें पूछा है कि भाई कैसे होगा, हमने कहा जी ये बातें इस तरह हो सकती हैं। छापों वाला तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, अगर ये कह दिया हमने, अगर आप ये करेंगे तो फिर ये वाकई मुश्किल हो जाएगी जी। ये ऐसा हो जाएगा कि हर बंदा अपने घरों में रख लेगा। सही। तो वो आपकी बात बिल्कुल बजा है, आपके क्वेश्चन वैलिड हैं और इसमें कोई दूसरी राय नहीं। हुकूमत को यही मशवरा है, क्योंकि आगे बजट भी आ रहा है और उसमें भी वो एक तो उनको रिक्वेस्ट करनी थी कि वो सुन रहे हैं कोई टैक्स वैक्स ज़्यादा और बढ़ा रहे हैं इसके ऊपर। अगर बढ़ाते जाएंगे तो हमने तो देखो ना, ये आपके सामने मैंने बता रहा हूँ, सिर्फ पेट्रोल की डीजल की वजह से 12 रुपये किलो। जी, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। अब्दुल वहीद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इरशाद साहब, आपका शुक्रिया। इजाज़त दीजिए।